सो आपका चैनल तो वैसे स्टार्टिंग में इंग्लिश में था, तो हिंदी में क्यों? उसमें भी मैं वही काम करता था, सारे इलीगल। उसके बाद आपकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी यूट्यूब इंडिया के होम पेज पर। एक तरफ वो सारे बड़े क्रिएटर्स होते थे, उनके साथ में ब्रांड भी होता था, और ब्रांड को ब्लैकमेल करते थे कि देखिए हम तो आपको इतने व्यूज़ दे रहे ना, तो फिर आपको टेक्नोरूस की क्या ज़रूरत है। यूट्यूब में इतना नेपोटिज्म खेला जा रहा था। एनी कोलैबोरेशन प्लान फॉर फ्यूचर? अगर मैं किसी से कोलैब कर रहा हूँ, उसके 2-3 करोड़ सब्सक्राइबर्स है, मैं भी यही एक्सपेक्ट करूँगा कि वो मुझे अपने चैनल पर भी लेके जाए। और कुछ चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता है। मैं डरता नहीं था किसी से, आज भी मैं यूट्यूब में काम कर रहा हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। सो यूट्यूब अर्निंग के बारे में आपका कुछ कहना है? ये तो साकिब को भी नहीं पता है कि हमारी यूट्यूब अर्निंग क्या है। पॉडकास्ट एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। इसमें हम लोग डीप डाइव करने वाले हैं, हमारे करियर के बारे में आपको बताएंगे, टेक्नोरूस की पर्सनल लाइफ के बारे में आप जानेंगे जो आपने पहले कभी नहीं जाना होगा। पहले एपिसोड पर आपने बहुत सारा प्यार दिया, ये कॉन्सेप्ट हमारा आप लोगों को पसंद आया, हमने सोचा इसमें हम और इंप्रूवमेंट्स करेंगे, धीरे धीरे आपको और भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। इस बार फिर से मैं यहाँ पर गेस्ट हूँ, साकिब होस्ट है। हमने 3-4 लोगों को इन्विटेशन दे दिया है हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए। अगर जो भी शो अप करता है, इधर वो ब्रांड के लोग हो, अदर इन्फ्लुएंसर्स हो, हमारे टेक फेलो क्रिएटर्स हो, जो भी हो, किसी भी तरीके की कैटेगरी के लोग अगर वो आकर कुछ हमसे बात करना चाहते हैं, तो मैं तो बहुत ज़बरदस्त होस्ट बन सकता हूँ, आपको बताया, तो वो हम उसके लिए रेडी हैं। फिलहाल के लिए जब तक कोई हमारे पास आता नहीं है, तब तक हम गेस्ट है साकिब होस्ट, और वो सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझने और सीखने मिलेगी। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। ओवर टू साकिब। सो आज का पॉडकास्ट के बारे में टेक्नोरूस के बारे में है। तो टेक्नोरूस की जर्नी किस तरीके से थी, क्या उतार चढ़ाव आए, ज़िंदगी में क्या कंट्रोवर्सीज़ हुई, क्या मतलब सारी चीज़ें थी, वो आज रिवील होने वाली है। और कुछ चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता है, सैलरी नहीं बढ़ने वाली है उससे। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम, बट कुछ चीज़ें मुझे भी पता चल जाएगी आज, और उसके साथ आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा क्वेश्चन पूछने में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये, बिफोर यूट्यूब आप एज ए इंडिविजुअल क्या थे? देखिए, मैं यूट्यूब के पहले, मैं स्टडीज़ में पहले अच्छा था। मैं आपको जो है वो क्लियर बताता हूँ, स्टडीज़ में मैं अच्छा था। 10th स्टैंडर्ड तक मेरा पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। मैंने एक्सपेक्टेशन किया था बोर्ड के एग्ज़ाम में कि मेरा 80% के ऊपर आएगा, क्योंकि उस हिसाब से मैंने पढ़ाई भी किया था। मेरा आया 67%। दिल वहीं क्रैश हो गया मेरा। तो मुझे पढ़ाई से इंटरेस्ट चला गया। हो सकता है एक जिद्दीनेस वो बोलते, हो सकता है वो भी हो कि मुझे नहीं पढ़ना है। मैं कॉलेज ज्वाइन किया, अच्छी कॉलेज पढ़ता था यहाँ पर चर्च गेट पर, केसी कॉलेज, मुंबई में रहते उनको पता होगा। वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया, आर्ट्स में लिया, क्योंकि मुझे जाना था कॉमर्स में। बहुत फेमस कॉलेज है। तो मुझे कॉमर्स की जगह आर्ट्स में मिल गया। कॉमर्स के अंदर उधर 76% के ऊपर था। तो मेरा तो 67 आया था, तो आर्ट्स में चला गया। अब आर्ट्स के अंदर ऐसा वहाँ पर हरकतें होती थी कि लेक्चर में कुछ ध्यान ही नहीं देता था किसी का। और मैं था मुंबई वाला। हमें मुंबई में तो ज़्यादातर हम टाइम पास करने में ज़्यादा हम लोग इधर उधर गलियों में इधर उधर रहते थे। तो फिर कॉलेज में भी मैंने लेक्चर अटेंड किया नहीं, दोस्तों में घूमना फिरना इन सब में लगा दिया, तो पढ़ाई पे फोकस ही नहीं हो पाई। अच्छा। फिर उसके बाद पेरेंट्स थोड़े नाराज़ हो गए कि तू कुछ पढ़ नहीं रहा, तो कुछ काम कर ले। तो मैंने बोला ठीक है, हम काम करते हैं। अब काम भी मुझे अपने तरीके से नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे काम करूं। मैं हूँ थोड़ा सा हल्का सा टेकी टाइप बंदा। मैं इतना कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, ऑनेस्टली कहता हूँ मैं। मेरे पास आर्ट्स की डिग्री है, मेरे पास और कोई डिग्री नहीं है कि मैं एक टेकी बन गया। ये तो मैंने खुद से सीखा, खुद से मेहनत करा, और मैं आया अपने आप से। मतलब मिस्टेक्स बहुत किया, फिर मैं सीखा। फिर मैंने धीरे धीरे बैक ऑफ। इंटरेस्ट कैसे जागा, मतलब टेक में कैसे मतलब इंटरेस्ट हुआ? हाँ, मैं बताता हूँ। मुझे इस चीज़ नहीं, वो तो बचपन से ही, मतलब मुझे गेमिंग में प्ले स्टेशंस, PSP, और किसी के पास भी कुछ भी अगर टेक्नोलॉजी वाली कोई चीज़ होती थी, मोबाइल हो या कुछ भी चाइनीज माल होता था ना, ऐसा तुम पहले एकदम छोटे छोटे चाइना के फोन, तो वो सारी चीज़ें मेरे से घुस जाता था। मैं वो एक पैशन रहता है, एक सब में एक क्वालिटी रहती। मेरे में एक वो छोटी सी क्वालिटी थी कि मुझे टेक्नोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट था। तो वहाँ से फिर मैं जॉब्स भी उसके लिए ढूंढता था। मैं लंदन भी गया था, मैंने 2010 में लंदन ट्रेवल किया था, और वहाँ पर मेरा क्या एम लेके गया था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे भेजा था बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, कि भाई तू कॉलेज में भी अब नहीं पढ़ रहा है, अब तो काम भी नहीं कर रहा, तो चलते को बाहर भेजते, तू वहाँ कुछ कर लेगा। तो उधर गया था बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। लेकिन वहाँ पर मैं ब्रेक लेता था कॉलेज से और जाता था दूसरी कॉलेज में, गेम्स डेवलपमेंट के कुछ वहाँ पर चलता था, THQ कंपनी सब जो है ना, जो, तो मैं उधर गया था। मैं अपनी कॉलेज छोड़ देता था जो मेरे पेरेंट्स ने किया था, क्योंकि मेरे को कुछ और इंटरेस्ट था, मैं बंदा अलग ही था थोड़ा। तो मैं वहाँ जाता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर मुझसे 7,000 पाउंड, मतलब होता है 6.5-7 लाख रुपए अपफ्रंट, मतलब डायरेक्ट मांग रहे थे, और फिर महीने महीने अलग थे। अब इतना पैसा मेरे पास था नहीं। मैंने मेरे डैडी को फोर्स भी नहीं किया, मैं उन बच्चों में से नहीं हूँ कि मेरे माँ बाप को बहुत परेशान करूँ कि मुझे चाहिए ही चाहिए पैसे।
मैंने बोला ठीक है, करियर जहाँ लेके जाता है वो लेके जाएगा। उसके बाद में फिर कॉल सेंटर में यहाँ पर आके फिर धक्के खाया, बहुत धक्के खाया, बहुत 10 बात सुनता था बॉस की। फिर मैंने सोचा कि यार बॉस के अंडर काम करना ही नहीं चाहिए। साकिब झेलता है मेरे को, लेकिन फिर भी मैं बोला कि ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं उस टाइप का बंदा था ही नहीं कि मैं 10 बात किसी की सुनूं। फिर हमने यूट्यूब पर आए और हाँ, इसी से रिलेटेड मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आप YouTube में आए और आपको क्या इंस्पायर किया चैनल स्टार्ट करने के लिए, आपका टेक्नो रुहेस चैनल? और ये चैनल नाम के ऊपर पीछे कुछ रीज़न है या फिर कुछ इस तरीके से? नहीं, देखिए मैं YouTube में जब स्टार्ट किया था 2015 में, तो मैं 2014 से कुछ क्रिएटर्स की वीडियोस देखता था। जब मेरा कोई एम नहीं था, मैं मार्केट में एक शॉप पे, जब लास्ट में मेरा कहाँ पर आया था मैं आपको बताता हूँ। मैं लास्ट शॉप पर आ गया था, मेरे कजिन्स शूज़ की शॉप थी, वहाँ पर आके बैठ जाता था। और वहाँ पर क्या करता था, मोबाइल में वो जेल ब्रेक करते ना, आईफोन में मॉडिंग करते, पहले आते थे, पहले आईफोन क्रैक एप्स, ये सब मॉडिंग वाले इलीगल काम करने में स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अब मेरा दिमाग उसमें ज़्यादा चलने लगा था। मैंने बोला जब लीगली कुछ काम नहीं हो रहा है तो उसमें तो मुझे फिर थोड़े पैसे भी ठीक मिल रहे थे, हालांकि इतना नहीं मिल रहा था, थोड़े ठीक पैसे मिल रहे थे। फिर मैंने वहाँ से कुछ ट्यूटोरियल्स के लिए यूट्यूब के वीडियो स्टार्ट किया कि भाई कैसे होता है। उसके बीच में मुझे कुछ इंडियन क्रिएटर्स दिखे, जैसे कि गीकी रंजीत। हाँ, तो मुझे गीकी रंजीत दिखे, और उस वक्त इंटेलेक्ट डाइजेस्ट, अभिषेक भटनागर, गोगी राणा, उनका गोगी राणा करके नाम था, अभी तो गोगी टेक हो गया है, और भी आई ज्ञान। हाँ, इनके प्रोडक्शन बहुत जबरदस्त होते हैं। तो उस वक्त इनका सब इंग्लिश में चैनल चलता था। ये टेक्निकल गुरुजी, शर्मा जी टेक्निकल, सब बाद में है, उनके पहले की बात कर रहा हूँ। तब मैं उनका देखता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यार हमारे इंडियंस भी यूट्यूब पर है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं एज अ टेकी। तो मुझे लगा कि यार मैं ये सारे जो काम कर रहा हूँ ऑफलाइन में जो बैठ के कर रहा हूँ, मैं ये क्यों ना ऑनलाइन करूँ। उसमें भी मैं वही काम करता था, सारे इलीगल। यूट्यूब में शुरू में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी कि अगर आपने मॉडिंग के वीडियोस डाला, इलीगल वीडियो डाला तो स्ट्राइक पड़ेगा। वो एक साल बाद में उन्होंने ये गाइडलाइंस चेंज किया था। पेड ऐप्स को फ्री कैसे करते हैं, GTA को मॉड कैसे करते हैं, पैचेस का, कस्टम रोम्स का, शुरू में लकी पैचेस जैसे आते थे एंड्रॉइड में, कुछ इसी को पता है। इसका मास्टर टेक चैनल है जो लावारिस पड़ा हुआ है। तो वो सारी चीजें मैंने ये सारी चीजें स्टार्ट किया। और मेरे चैनल का नाम भी पहले टेक्नो रुहेस नहीं था, मैंने गीकी रंजीत से इंस्पायर्ड था, तो मैंने अपना गीकी रुहेस रखा था। आज भी जब मैं पुराने ईमेल आईडी पे जाता हूँ मेरे, तो वो गीकी रुहेस वो नाम है, आज भी है। तो बाद में मैंने ईमेल आईडी पे अपना वहाँ से थोड़ा सा उसको कस्टमाइज किया था, चेंज किया था। तो आज भी वो गीकी रुहेस वहाँ पर दिखाई देता है। तो कुछ इस तरीके से आपकी जर्नी? हाँ, यूट्यूब में मतलब ये प्लान करके मैं यूट्यूब स्टार्ट किया था। सो यूट्यूब ही क्यों, और क्या इंस्पायर किया आपको इस चैनल को ग्रो करने के लिए, और कुछ आपने ऐसा कुछ सोचा था इस बारे में? देखिए यूट्यूब में आपका कुछ प्लान था कि मुझे कुछ इस तरीके की वीडियोस बनानी चाहिए, उस पर व्यूज आएंगे? करियर का कोई प्लान नहीं था यूट्यूब के अंदर। मेरे को ग्रोथ वहाँ से मिला जब मैंने GTA सैन एंड्रियास का मॉडिंग वीडियो डाला था। वो मॉड डाला, मैंने अपने चैनल को 1 महीने तक देखा नहीं था, मे बी 2 या 3, मुझे याद नहीं है। और मैं आके जब वीडियो ओपन किया उस मॉडिंग वाले वीडियो को, तो 6.5 लाख व्यूज थे। 6.5 लाख। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, ये 2014 के एंड में, ये जब जियो का दौर नहीं था, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। और वो मुझे लगता है इंटरनेशनल लोगों ने भी देखा रहेगा, क्योंकि उनको भले लैंग्वेज का कुछ था नहीं। मैंने सिर्फ ट्यूटोरियल डाला था, एरो मार के, मैंने उसमें बोला भी नहीं था कुछ, क्योंकि पहले कुछ इस तरह के वीडियोस आते थे कि उसमें नोटपैड पे टेक्स्ट लिखते थे। हाँ, टेक्स्ट लिख के सब बता देते थे। मैंने वैसे ही कुछ बनाया था और उसमें 6.5 लाख व्यूज, तो मुझे लगा, क्लिक हुआ माइंड में, यार मैं तो कुछ कर सकता हूँ, मुझे तो आगे बढ़ना चाहिए। फिर मैंने यूट्यूब को मुझे लगा कि आगे कुछ करना चाहिए। वहां से मुझे एक बोलते हैं ना आदमी को मोटिवेशन होता है, वहां से मुझे मिला। अगर वो वीडियो पे शायद अगर व्यूज नहीं आए होते शायद, तो मैं आज यूट्यूब पे शायद नहीं होता था। डिपेंड करता है, सब किस्मत का खेल है। हाँ, वो भी है। So, जैसे ही आपने 1000 सब्सक्राइबर हिट किए, तो क्या था फैमिली में मैटर? मीन्स खुशी थी या फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ये क्या करेगा भाई, इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, 1000 सब्सक्राइबर? मेरे फैमिली में जो सबसे पहले मुझे जिसने सपोर्ट किया था वो मेरे डैडी थे। उन्होंने उस वक्त पैसे नहीं थे, EMI पे मुझे लैपटॉप दिलाया था, जिससे मैं यूट्यूब के काम करता था। उन्होंने मुझे 1 साल का टाइम दिया था। 1 साल में अगर तेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स होते हैं तो तू यूट्यूब में कुछ कर ले, वरना तो तू फिर कुछ और कर ले। और जब मेरे फैमिली में मैं यूट्यूब स्टार्ट किया, तो मेरे रिलेटिव्स में बहुत सारे लोग ने बोले थे कि ये क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, ये क्या है। किसी को यूट्यूब में इतने बारे में नॉलेज नहीं था, अनलेस एंड अनटिल जियो मार्केट में ही आया। तो लोगों को इतना कुछ वो नहीं था, एजुकेट नहीं था, यूट्यूब वाले लोग एजुकेट नहीं थे। तो मुझे पीछे से बहुत सारे लोग बोलते थे कि ये क्या करता है, यूट्यूब पर टाइम पास करता है। इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है, मैं सॉरी टू कट यू ऑफ, बट आपके अगेंस्ट कौन था, मतलब फैमिली में, जो कि यूट्यूब आप अगेंस्ट? तो कोई नहीं था,
करना नहीं चाहिए, मतलब ऐसा कुछ? अगेंस्ट तो कोई नहीं था, लेकिन सब लोग साथ ही थे, बट मेरे हिसाब से डैडी मेरे सबसे ज़्यादा साथ थे। तो 1000 सब्सक्राइबर्स जब हुए मेरे, तो मेरे डैडी बड़े खुश हो गए। और 1000 अभी के समझ लो 1 लाख, उस टाइम पर वो दौर चलता था। 1000 अभी को लगता है कि भाई क्या बात है यार, तो बहुत बड़ा, मैं अपने को थोड़ा बड़ा फील करता था। मुझे फर्स्ट टाइम कूलपेड ने इन्वाइट किया था। कूलपेड जब बहुत चलता था, आपको याद होगा कूलपेड के फोन्स पहले 2015-16 की बात करता हूँ। फर्स्ट टाइम इवेंट में मुझे उन्होंने इन्वाइट किया था, तो उन्होंने गाड़ी भेजी थी मुझे बुलाने के लिए। तो आज तो कॉमन हो गया एकदम, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार बता, शायद मैंने कुछ किया हो। वो सारी चीजें जो मेरे साथ होते जाती थी ना, वो मुझे मोटिवेट करते रहती थी कि तू कुछ कर, तू कुछ कर, तू कुछ कर। वो इंस्पायर करती थी आपको कि मुझे और Yes. चीज़ करनी है, और लोगों के लिए अच्छी वीडियोस बनाने हैं, उनको इंस्पायर करना है और उनको मदद करना है कि किस तरीके के फ़ोन्स हैं उस बारे में। तो आपका चैनल तो वैसे स्टार्टिंग में इंग्लिश में था, तो हिंदी में क्यों? ये क्या इंग्लिश तो इंस्पिरेशन लिया मैंने, सारे जो इंग्लिश टेक क्रिएटर्स थे उनसे इंस्पिरेशन लेकर मैंने इंग्लिश स्टार्ट किया। मैं एक पेपर में सारी चीज़ें लिख के रखता था कि मुझे आज क्या बोलना है, क्योंकि इंग्लिश हमसे इतनी कनेक्ट नहीं होती है। हम हिंदी में माहिर है, हिंदी में हमारे लैंग्वेज में हम कंफर्टेबल है। जैसे कि जो दूसरे इंडिया में लोग, सबके अपने अपने लैंग्वेजेस है, वो उनमें बहुत कंफर्टेबल होते हैं। इंग्लिश भी बोलते हैं हम इंडिया में, तो जितना इंडिया में मुझे लगता है इंग्लिश बोलते हैं ना, तो दुनिया में कोई इंग्लिश नहीं बोलता है। इंडिया बेस्ट है इंग्लिश के मामले में, हमारा एक्सेंट भी बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल और क्लीन है। मैंने सबका देखकर इंग्लिश स्टार्ट कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी का इंस्पिरेशन अगर मैं कहीं से लूँ तो वो शर्मा जी टेक्निकल से। शर्मा जी टेक्निकल ने एकदम नई लहर लगाई पूरे यूट्यूब इंडिया में आते ही हिंदी, और वहाँ से फिर शर्मा जी टेक्निकल को ऑडियंस भी वैसी मिली। लोग बहुत कंफर्टेबल हो गए कि यार हिंदी में सारी चीज़ें बताते हैं। ये शुरुआत शर्मा जी ने करी, उनको फॉलो करने वाले टेक्निकल गुरु जी, और उनको फॉलो करने वाले शर्मा जी को मैं शर्मा जी से मिलने भी गया था। 1000 सब्सक्राइबर्स जो मेरे हुए थे, वो क्रेडिट भी शर्मा जी टेक्निकल को ही जाता है। मैं उनके घर पर मिलने गया था, उन्होंने मुझे रिस्पेक्टली इन्वाइट किया। मतलब उन्होंने एड्रेस नहीं दिया था, क्योंकि वो डेफिनेटली सबको कोई अपना एड्रेस नहीं देता है। मैं मेहनत करके ढूंढ कर गया, उन्होंने मुझे कुछ नाश्ता पानी दिया, बहुत अच्छे से बात हुई, बहुत टिप्स दिए उन्होंने। और वही एक कारण था जब मैं इंग्लिश से हिंदी पर अपने चैनल पर स्विच किया था। सबसे बड़ी चीज़ आपके साथ में हुई थी कि एडसेंस आपका डिसेबल हो गया था। ये तो सबसे आपकी एक यूट्यूब जर्नी में बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। हाँ, तो उन डिफ़िकल्ट टाइम से निकलने के लिए आपने कुछ ऐसी चीज़ें करी? मेरे एडसेंस जो डिसेबल्ड हुआ था आफ्टर 7 मंथ्स यूट्यूब में काम किया। 7 महीने के बाद जब मैं प्रॉपर यूट्यूब में काम करने लगा था, तो 7 महीने बाद जो एडसेंस से पैसे आते हैं हमें, यूट्यूब के ऊपर जो एड्स आती है उसमें एक एडसेंस अकाउंट हमें क्रिएट करना पड़ता है। उससे जो पैसे एड्स के आते हैं वो एडसेंस अकाउंट में जमा होते हैं, उससे आपको पैसे मिलते हैं। वो एडसेंस का अकाउंट ही मेरा डिसेबल्ड हो गया था, और ऐसा डिसेबल्ड हुआ था कि वहाँ पर लिखा हुआ था होम स्क्रीन के ऊपर कि ये परमानेंट हो गया है, इसका कोई रास्ता ही नहीं कि ये वापस आएगा। बट मुझे ऊपर वाले में फेथ था, और मैंने वीडियोस बनाना छोड़ा नहीं। मुझे दूसरे मेरे फ्रेंड्स जो फेलो क्रिएटर्स है, योर इंडियन कंज्यूमर है, ऑलमोस्ट सोशल, जो भी अपने चैनल पर, आपको तो पता भी नहीं होगा, उन्होंने मुझे बोला कि भाई तू चैनल छोड़ दे, तो नया चैनल क्रिएट कर ले, अभी तो तेरा यूट्यूब में कुछ होने नहीं वाला है। मैंने बोला यार ठीक है, कोई बात नहीं। मैं पेशेंस रखा, मैं बहुत प्रेइंग करने लगा, मैं बहुत पेशेंस रखा, और मेरे 55,000 रुपीज़ एडसेंस में जमा थे 6 महीने के। और एक दिन मैं मस्जिद से निकला और मेरे डैडी खड़े थे नीचे, तो मेरे डैडी को पैसे की ज़रूरत थी, तो मुझे बोल रहे थे कि बहुत पैसे की ज़रूरत है, तकलीफ़ में हूँ, ये वो वगैरह। तो वहाँ खड़े रह के मैंने दुआ किया ऐसी दिल से कि भाई कुछ अल्लाह ऐसा कर दे कि मेरे पैसे आ जाए, ये वो वगैरह। और फिर नेक्स्ट डे गूगल का मेरे को इन्विटेशन आया, गूगल का यूट्यूब का मुझे इन्विटेशन आया। उनका कुछ वर्कशॉप होता था पहले, अभी तो शायद कम हो गया है। तो वर्कशॉप में मैं गया, गूगल की टीम वाले बैठे थे, काम उधर कुछ और चल रहा है। मैंने बोला मैं अपना काम बीच में घुसा देता हूँ। मैंने जाके वहाँ पर बोल दिया कि मैं मेरा एडसेंस डिसेबल हो गया, मुझे चालू करके दो। हाँ, तो वो थोड़ा ऐसे बिहेव कर दिया मैंने, जैसे कि वो भागम भाग में खानदान खड़ा कर रहा था ना, वो डायलॉग था मेरी माँ, वैसा कुछ सीन थोड़ा स्टार्ट किया मैंने वहाँ पर। बट एक लड़की वहाँ पर अच्छी थी, निहारिका कपूर, गूगल की बहुत अच्छी लड़की, उसने मुझे साइड में लिया और मुझे बोला कि क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए। मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, नया यूट्यूब में आओ, मेरा एडसेंस डिसेबल कर दिया। तो बोली देखिए अगर परमानेंट हो गया है तो शायद हम भी कुछ नहीं कर सकते। गूगल ने मुझे उस वक्त ये बोला था। मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे ऊपर वाले पे भरोसा है, कोई बात नहीं, मैं पेशेंस रखूंगा, आप मुझे बताइए क्या हो सकता है। उन्होंने बोले आपने अपने डिटेल तो मैं चेक करती हूँ। एक हफ्ते बाद मेरे को मैसेज आया, जब मैं गार्डन में बी रोल्स ले रहा था, खुद ही बी रोल्स लेता था पहले, मैं सारे फ़ोन के शॉट्स लेता था, मैं हमारे घर के करीब एक गार्डन था। मुझे बोली कि एक बार अपना एडसेंस का होम पेज चेक करो, वहाँ पर कुछ अभी आपको दिखाई देता है क्या। मैं तुरंत अपना मोबाइल सब वहाँ पर बंद करा, घर पे भागा, लैपटॉप, क्योंकि मोबाइल से जब मैं चेक नहीं करता, सारा काम लैपटॉप से करता। लैपटॉप ऑन किया, एडसेंस का जैसे पेज खोला, होम स्क्रीन आ गए सीधे, और वहाँ पर वो कुछ $750 या $650 दिखाई दे रहा था। मतलब जो मेरे रिमेनिंग अमाउंट्स थी वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा था,
और मैं मेरे डैडी Proper को show हो बोला, रहा था। मेरे डैडी को बोला, मेरे डैडी बड़े खुश हो। मेरे डैडी बोले कब आएगा पैसा? मतलब भी आ जाएगा, थोड़े 1 महीने के अंदर आ जाएगा अकाउंट में। तो और फिर मेरे पैसे आया, तो वो फिर पैसे मैंने अभी मैं बोल नहीं सकता, वो तो मेरी अच्छाइयाँ हैं, बट मैंने उसमें से काफ़ी सारा पैसे लोगों की मदद किया ताकि उससे मुझे बूस्ट मिले। तो मैंने ये काम किया था। तो मुझे ये मेरे एडसेंस की जर्नी, अगर मेरी जगह कोई और होता तो यूट्यूब चैनल बंद करके बैठ गया होता, बट वो मोटिवेशन है टेक्नो रुहेश का, जो आज भी लोग मुझे उस चीज़ से याद करते हैं कि बड़े बड़े क्रिएटर्स भी मुझे बोलते भाई तुमने उस जर्नी को जो हैंडल किया ना, आज वो तुम उसका सक्सेस, डिफिकल्ट होता है वो सक्सेस मुझे मिला, वरना तो मैं बंद करके आज तो बैठ ही गया होता ना, तो सब कुछ हो गया होता। वो तो बहुत बड़ी चीज होती है कि इंसान का वही एक रहता है मतलब कि 5 महीने मैंने वीडियोस जो है 3 से 5 महीने वीडियोस बिना एड्स के डाला। एड्स ही नहीं आ रहे थे तो पैसे कैसे मिलेंगे, ना स्पॉन्सरशिप मिल रही थी। और कंटिन्यूअसली एवरीडे वीडियोस एवरीडे डालता रहता, तो बड़े जोश में रहता था। एवरीडे वीडियोस जाती टॉप थी, एप्स, टॉप गेम्स ने क्या नहीं करता था। टेक न्यूज़ भी जा रही है, वो भी जा सब रहे हैं, करता सब जा रहे हैं। तो ये इतना इजी नहीं होता है। अगर आपका एडसेंस डिसेबल हो जाए उसके बाद वीडियोस डालना बहुत मुश्किल है। उसके बाद आपकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी यूट्यूब इंडिया के होम पेज पर, और आगे पीछे बहुत सारी चीज़ें हुई। बैक टू बैक वीडियोस बनते थे, बैक टू बैक चीज़ें बोली जाती थी, बराबर। काफ़ी सारी वर्ड्स बोले गए, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। तो इसके बारे में आपके कुछ देखिए, उस वक्त टेक्निकल गुरुजी, शर्मा जी टेक्निकल, इनकी टीम अप थी और मैं अकेला था। तो कुछ ऐसा हुआ कि कोई ऐसी चीज़ थी जो मैंने कहीं से मुझे ऑफ़र मिला, कुछ पर्टिकुलर स्मार्टफोन बहुत कम प्राइस पर मिल रहा था वो मुझे मिला। मैंने ये चीज़ शर्मा जी से शेयर करी थी कि देखिए ये सारा ऑफ़र है। शर्मा जी ने वो चीज़ अपने उस पर हैंडल पर डाल दिए थे। हालांकि उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने ये नहीं बोला था कि आप कहीं डालो मत, मैंने उनको भेजा। तो उनको ऐसा कि इसने मेरी हेल्प किया। ये मिसअंडरस्टैंडिंग मुझसे भी हुई, ये मिसअंडरस्टैंडिंग उनसे भी हुई। उन्होंने वो चीज़ डाल दिया तो मुझे थोड़ा बुरा लग गया। अब वो बुरा लगना हो सकता है कि मेरे जो फेमस होना था इसलिए शायद बुरा लगा, मुझे पता नहीं क्यों मुझे बुरा लग गया। मैंने एक वीडियो बना दिया कि भाई शर्मा जी टेक्निकल को मैंने ये सारी चीज़ें भेजा, ऑफर की डिटेल्स दिया, उन्होंने तो मुझे क्रेडिट नहीं दिया और खुद अपने चैनल पर डाल के व्यूज़ ले लिए। तो काफ़ी सारे लोग मेरे सपोर्ट में हैं और वो शर्मा जी टेक्निकल को क्रिटिसाइज़ करने लगे कि ऐसा क्यों हुआ। फिर शर्मा जी टेक्निकल ने अपने फेसबुक पर भी मेरा वीडियो डाल दिया कि और आपको देखो लोग क्या बोलते हैं। हाँ, मतलब उनके पास फॉलोअर्स बहुत थे। तो वो कंट्रोवर्सी वैसे स्टार्ट हुई। फिर शर्मा जी टेक्निकल से जब ज़्यादा उनका क्रिटिसिज्म हुआ तो उन्होंने हो सकता है टेक्निकल गुरुजी का इंटरफेरेंस लिया और वहाँ से टेक्निकल गुरुजी ने इंटरफेरेंस किया। बहुत कुछ मुझे बोला गया था उस वक्त। और यहाँ से फिर मुझे एक क्रिएटर ने सपोर्ट किया, योर इंडियन कंज्यूमर, जो मुंबई में है। हम 2 यहाँ हो गए, वो 2 वहाँ पर हो गए। मुझे कोई नहीं जानता था, लोग जानते थे टेक्निकल गुरुजी को, शर्मा जी टेक्निकल को, योर इंडियन कंज्यूमर को। मैं आ गया बीच में। वो राखी सावंत का जैसा हम बोलते हैं ना, नाम बदनाम होकर राखी सावंत हो, कितने ऐसे लोग हैं आजकल जो ऐसा करते हैं ना, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। मैं उस वक्त मुझे लोग वो बोलते थे कि तू कंट्रोवर्सी किंग, हाँ कंट्रोवर्सी है, तू जबरदस्ती ये करता है। बट वहां से मुझे ना बदनामी से मुझे लोग जानने लगे। फिर टेक्निकल गुरुजी ने अपना एक वीडियो बनाया, उससे फिर मुझे बहुत हेट मिला। मतलब रात में नींद नहीं आती थी मुझे कितनी गालियां पड़ती थी। एक टाइम ऐसा था कि मेरे कमेंट्स में अगर 100 कमेंट्स तो कहीं से भी आ जाते थे, उसमें से 90 कमेंट्स तो मुझे गालियां दे रहे, बहुत बुरा बोलते थे। मतलब इतना बुरा बोले कि रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर सब कुछ बोलते थे। तो वो मुझे पता है कि कैसे हैंडल करना था। ये आज भी यूट्यूब में बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ होता है, आपके साथ पर्सनल लाइफ में भी होगा। बट इन चीज़ों में कभी भी एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि रिप्लाई नहीं करना है, इनको इग्नोर करना है। अगर आप रिप्लाई करेंगे मामला बहुत बढ़ जाता है। कभी भी याद रखना है कि अगर आप समझदार इंसान है तो ऐसी चीज़ों को कभी भी रिप्लाई मत करना। मैंने पेशेंस रखा और मैंने फिर एक वीडियो क्रिएट करा, लोगों को बोला कि आपके मैं ये सब कंट्रोवर्सी नहीं करूँगा, मैं चुपचाप अपना काम करूँगा। बस वहाँ से लोगों को अच्छा लगा कि भाई ये कंट्रोवर्सी छोड़ दिया इसने। कंट्रोवर्सी छोड़ा, वहाँ से फिर मैंने गिव अवे स्टार्ट किया। गिव अवेज का दौर भी चालू हो गया था, बहुत दौर चालू हो गया था। शर्मा जी ने स्टार्ट किया, सब ज़्यादातर शर्मा जी ने शुरू किया, टेक्निकल गुरुजी ने तो फॉलो किया, हमने तो फॉलो किया। और वहाँ से ये दौर स्टार्ट हुआ। फिर हमने वो गाड़ी पकड़ ली, फिर जियो आया मार्केट में। जियो, हाँ, उसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था कि जियो का कितना हाथ था आपके चैनल के बूस्ट में, और पूरे इंडिया, यूट्यूब इंडिया के उसमें क्या चीज़ बहुत ज़बरदस्त, बहुत अहमियत रही, बहुत ज़बरदस्त। 2016 की एंड में जियो आया। और मुझे जब मैं गूगल से मीटिंग करने गया था, जब गूगल से थोड़ी हमारी मीटिंग भी होती थी आफ्टर रिसेंट रिजल्ट के बाद, उनको लगा कि इस पर पोटेंशियल है, इसको बुला सकते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं इंटरव्यू में, मतलब उनके ऑफिस में मीटिंग में गया। और रोहन तेजवानी बहुत सही बंदा है वो, उन्होंने मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी बोली उस वक्त कि आप इस वक्त 2016-2015 के टाइम की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब में जो हो ना वो परफेक्ट टाइम पर हो। ये टाइम आपका परफेक्ट और रोज आप देखना आपको आगे कितनी ग्रोथ मिलेगी। और सही में उन्होंने बोला। उस वक्त सिर्फ गिनती के 20-25 क्रिएटर थे यूट्यूब में, हम हिंदी इंग्लिश मिलाकर बोल रहा हूँ। आज तो लाखों हो गए, हर 2 घर छोड़ के एक क्रिएटर है। उस वक्त ऐसा था। और उस वक्त तो
1 लाख व्यूज आज का 1 मिलियन व्यूज बोला जाता था। उस वक्त तो व्यूज की बहुत वैल्यू होती थी, आज तो वैल्यू खत्म हो गई क्योंकि इतने लोग यूट्यूब पर आ गए, उनके व्यूज तो काउंट करेंगे। 2016 के अंदर मुझे व्यूज तभी कम मिल रहे थे। धनंजय भोसले और ऑल अबाउट टेक्नोलॉजीज और भी क्रिएटर्स, एक जियो का चैनल एक बंदा, उसका मैं नाम भूल गया, सब जियो के वीडियोस बना रहे थे। मैं देख रहा हूँ यार ये लोग को 1-1 मिलियन व्यूज आ रहा है, मुझे जलन हो रही थी। बोला ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मैं भी बनाऊंगा। और मैंने फिर एक वीडियो बनाया जियो का, एक वीडियो आया था हाउ टू गेट अ जियो सिम कार्ड, फ्री सिम कार्ड। मैंने फिर उसमें थोड़ा एफर्ट डाला, मैं रास्ते में गया, इंटरव्यूज लिया, शॉप्स में धक्के खाया, लफड़े भी हुए मेरे, बहुत कुछ हुआ। उस वीडियो पर मुझे जो व्यूज आए 1 मिलियन 4-5 दिन में। मैं बोला अरे बाप रे, जियो तो यार अपना तो कमाल कर दिया जियो। और जियो से ही मेरे चैनल में मुझे बहुत ग्रोथ मिली। आज भी जियो का मैं बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ। फिर जियो ने मुझे रिकॉग्नाइज भी किया, तो उनके HQ में बुलाया था यहाँ पर मुंबई में, थाने में, कि भाई आप तो यार बड़े अच्छे काम करते हो, ऐसा करके मुझे बुलाया था। और मेरे 10,000 सब्सक्राइबर का जो मेरे डैडी ने मुझे टारगेट दिया था ना 1 साल का, सीधे 1 लाख हो गया। 1 लाख दिसंबर में हो गया। मेरे डैडी को लगा कि भाई ये बंदे में तो कुछ है, इसको ये फील्ड जम रही है, पैसे भी आ रहे थे, तो भाई तू फिर यही कर, बाकी सब छोड़ दे, तो इस पे फोकस कर। फिर मैंने फुल टाइम कर दिया था। जब पहले यूट्यूब में काम करता था तो मैं इधर उधर सोचता था, अरे ये भी करना चाहिए, चलो एक काम करता हूँ, ऑफिस में भी चले जाता हूँ, नहीं। फिर उसके बाद मैंने सीधा फुल टाइम ही कर दिया। EMI के पैसे अपफ्रंट भर दिया मैंने, EMI के भी मेरे डैडी के मैंने खत्म करवा दिया। डैडी को लगा कि भाई ये कुछ कर रहा है इसकी फील्ड में। थोड़े बहुत रिलेटिव्स का वो भी चेंज हो गया मेरी तरफ, अच्छा काम कर रहा है, नजरिया अरे तू तो अच्छा काम कर रहा है। जब जियो के वीडियोस धड़ाधड़ बना रहा हूँ, 3-3 बजे तक रात के बैठ के मैं जियो के वीडियोस भी चप्पल की स्टैंड के पास बैठ के बनाता था। मेरे पास सेटअप नहीं था प्रॉपर, मेरे पास कुछ नहीं था, ट्राइपॉड लेने के पैसे नहीं थे, तो मैं बिस्लरी की बोतल में वो स्टैंड गाड़ के चप्पल के स्टैंड के बाद, एक मोटिवेशन वाली बात है, एक बहुत ऐसी बात है कि भाई मैंने हार नहीं माना। मैं ऐसी जगह से मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जो है वो उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो आज बोलते हैं ना कि भाई हमारे पास प्रॉपर सेटअप नहीं, हम यूट्यूब पर कैसे काम करें। ये सब डेडिकेशन की बात होती है, इंसान में एक जज्बा होता है, जज्बा होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। और वहां से जो मुझे ग्रोथ मिला जियो से ना, वो अनमैचेबल था। सो ये सब आपकी डिफिकल्टीज थी यूट्यूब की जर्नी में, कि आपने इस तरीके से उसको हैंडल किया, उसको उससे बाहर आए और सक्सेसफुली बाहर आए। मतलब काफी लोग फेल्ड हो जाते हैं उस चीज में। मैंने आंखों के सामने लोगों को फेल्ड होते हुए देखा। अभी ऑनेस्टली कहूँ तो धनंजय भोसले, उनको धनंजय अभी तो आज मेरा खास दोस्त है। जब मैं धनंजय को सर बोलता था, सर आप मेरा प्रमोट कर लीजिए, धनंजय के सब फॉलो करता था मैं धनंजय को, बहुत अच्छे क्रिएटर है वो, बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, कस्टम रूम के वीडियोस हाँ वो मेरे यूट्यूब पर। तो धनंजय को यूट्यूब में ग्रोथ ही नहीं मिला। अभी देखा जाए तो हम जिस लेवल पर बैठे, हमको तो और ऊपर जाना चाहिए था, फिर भी हम भी जो भी है ठीक है, लेकिन धनंजय को तो फिर भी ग्रोथ नहीं मिला। आज वो इंस्टाग्राम पर कर रहा है, उसको बहुत ग्रोथ मिला है। तो हाँ, बहुत सारे लोगों को मैंने फेल्ड होते हुए देखा है, जो मुझे अफसोस हुआ, बट हमें ग्रोथ मिली, हम खुश हो गए, तो हमने वो चीज़ को पकड़ लिया। इसी से रिलेटेड मेरा कुछ एक और क्वेश्चन है, जैसे कि आपका फेवरेट टेक क्रिएटर / इंटरनेशनल टेक क्रिएटर्स कौन से? ऑनेस्टली कहूँ तो मेरा कोई फेवरेट टेक क्रिएटर नहीं है। मैं सभी के वीडियोस देखता हूँ, मैं बीबॉम के वीडियोस देखता हूँ, मैं टेक बार के वीडियोस देखता हूँ, मैं टेक बर्नर के देख लेता हूँ, शर्मा जी तो आते नहीं है, गीकी रंजीत के देखता हूँ मैं, ये बहुत अच्छे क्रिएटर्स है सारे के सारे। तो मैं इन सब की वीडियोस देखता हूँ, इंस्पिरेशन मिलता है। जो ऐसा नहीं कि जो मुझसे कम सब्सक्राइबर है तो मैं उनसे क्या सीखूंगा, नहीं, मैं हमेशा सीखता हूँ उनसे भी कि भाई ये कितना अच्छा काम करते हैं। अप्रिशिएशन के लिए कभी कमेंट्स भी करता था। जब टेक बार टेक बर्नर मुझसे कभी कम सब्सक्राइबर में हुआ करते थे, तब मैं उनके चैनल पर कमेंट करता था, तो वो मुझसे बहुत खुश हो जाते थे कि रुवेश भाई आपने कमेंट किया। तो मैं हमेशा लोगों को ग्रोथ होते हुए साथ में देखना चाहता था, कि मैं ही नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ दूसरा दब जाए। मैं खुद आगे तो बढ़ना चाहता था, हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है। जो आपको बोलेगा ना कि मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता, वो झूठा है। आगे तो सब बढ़ना चाहते हैं, बट साथ में बढ़ना चाहता हूँ, किसी के ऊपर पैर रख के नहीं बढ़ना चाहता था, क्योंकि मेरे साथ बहुत दबाने की कोशिश की गई थी। इवेंट्स में बोला गया था कि ये इवेंट में आएगा तो हम इवेंट में नहीं आएंगे। बड़े क्रिएटर, इस बात में मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, वो बड़े क्रिएटर थे, तो बोले हम ये इवेंट में आएगा, हम इवेंट में नहीं आएंगे, इसके साथ आप काम करोगे, हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। ब्रांड को यूं बोला जाता था। आपको बड़े लेवल पे बॉयकॉट करने की कोशिश की गई, बहुत प्रेशराइज किया गया था। बैकएंड में तो मेरे साथ ऐसी चीजें हुई थी, इतना मुझे प्रेशराइज किया गया था, इतना मैं डिप्रेशन में था जिसकी कोई हद नहीं है। यूट्यूब में इतना नेपोटिज्म खेला जा रहा था वो बैकएंड के अंदर, जैसे कि आज बॉलीवुड में हम बोलते हैं ना, वैसे मेरे साथ ग्रुपिज्म होता था। एक तरफ वो सारे बड़े क्रिएटर्स होते थे, उनके साथ में ब्रांड भी होता था, वो ब्रांड को ब्लैकमेल करते थे कि देखिए हम तो आपको इतने व्यूज दे रहे ना, तो फिर आपको टेक्नोरूस की क्या जरूरत है। हमें बाकायदा फोन भी नहीं भेजते थे, हमें बोला भी जाता था कि नहीं हम देखते, हम छोड़ते हैं वगैरह वगैरह। मैंने बोला कोई बात नहीं, पेशेंस रखते हैं। हमें हमारी ऑडियंस पे बिलीव था, हमको लगता था कि भाई हम काम अच्छा कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल ब्रांड आएगी। और आई, जब उनको पता चला कि लड़के में पोटेंशियल है, ये काम कर रहा है, तो वो ब्रांड खुद आई, उनको पर्सनल मैटर, क्योंकि मुझे एक ब्रांड ने क्लियरली बोल दिया था
कि हम आपके पर्सनल मैटर में कोई हमको इंटरेस्ट नहीं है, आपके काम में हमें इंटरेस्ट है, तो हम आपके पास ज़रूर आएंगे। मतलब इतना मुझे इसके अंदर दबाया गया था यूट्यूब के अंदर जिसकी कोई हद नहीं है। ये रियलिटी जो लोगों को उसके बारे में नहीं पता था। नहीं पता, ये एक बहुत फिर भी मैंने ध्यान, मैं थोड़ा सा ना वो टाइप का बंदा हूँ। मैं वैसे चीज़ें बहुत झेला हूँ अपनी ज़िंदगी में, लड़ाई झगड़ों में भी पहले बहुत रहा था। मैं डरता नहीं था किसी से। आज भी मैं यूट्यूब में काम कर रहा हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं जो फैक्ट से बिलीव करता हूँ, जो मुझसे स्ट्रेट अवे सवाल करे मैं दब के भागूंगा नहीं कि यार इसने मुझसे सवाल किया। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। मुझे 50 लोग इन्वाइट करेंगे, मैं 50 जगह पर जाकर जो ओपन बात है वो करूँगा, ये मेरा मानना है। आपका 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, सक्सेसफुल आपका करियर चल रहा था, तो अब घर में बोल रहे हैं कि मैरिज, शादी, हाँ। सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है हाँ। मिडिल क्लास फैमिली में शादी। बराबर। तो आपकी अरेंज मैरिज या 2000 अरेंज और लव, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा ना तुमको सागी? 2015 में मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। 2017 में मेरी शादी हुई। 2017 नवंबर में मेरी शादी हुई। अब ये फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू सारा हुआ, मतलब बहुत दूर से। और मम्मी डैडी को अच्छा लगा, मुझे भी सही लगा, उनको भी, सामने वालों को भी सही लगा। मेरी वाइफ आफरीन, उनके घर वाले की बात कर रहा हूँ। तो ये मैटर हो गया और मुझे भी लगा कि यार चल ठीक है ना, सेटल हो ही जाना चाहिए। तब थोड़ा बहुत था मेरे पे पैसा कि मैं घर चला सकूँ, इतना भी नहीं था कि मैं घर चला सकूँ, बट इसमें थोड़ा बहुत, इसमें भी 2017 में भी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं खुद से शादी करके सब करूँ। उससे भी मैंने कर्जे लिया था। मैंने मेरे कजिन से कुछ पैसे लिया था शादी के लिए। और तो ये एक मामला था जो अरेंज मैरिज जैसा ही हुआ था, कुछ लव, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था हम क्रिएटर्स को कि मैं इतना इन्वॉल्व था उस वक्त, इतना जोश था मेरे अंदर कि 1 सेकंड का मुझे टाइम नहीं मिलता था मैं किसी से बात करूं, कुछ करूं, ऐसा मामला होता था। तो ये मैरिज का तो यही है कि हमने, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आपने लव मैरिज किया, तो आज पता ही चल गया कि हमारा ये अरेंज मैरिज था जो फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू ही हुआ था। सो इसी से रिलेटेड मेरा कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि आप किस तरीके से मैनेज करते थे फैमिली टाइम और यूट्यूब करियर? आई थिंक ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होगी कि इसको मैनेज करना बहुत हार्ड है। बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत, मतलब बीवियों के हर चीज़ देखो, उनको अगर बुरा लगे तो फिर उसको समझाओ, समझते तो है ही नहीं, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता था। करियर में ध्यान दो, इसमें इतना टाइम, हालांकि मेरी वाइफ बहुत अच्छी है इन मामलों में। यूट्यूब में कभी भी उसने मुझे टोका नहीं कि आप 4-4 घंटा क्यों काम कर रहे हो या पूरा दिन इवेंट में क्यों रहते हो। कभी कभी मुझे, फिर जब मैं धीरे धीरे सक्सेस हुआ तो मुझे आउट ऑफ इंडिया भी कभी कभी जाना पड़ता था। 2019 में आई थिंक मैंने फर्स्ट ट्रेवल किया था MWC का। हाँ, मेरा एक सपना था मैंने अपने करियर में जो भी किया ना, मुझे कभी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं MWC जाऊँगा। वो मोबाइल का, जैसे कि ऑस्कर अवार्ड होता है ना, वैसे मोबाइल का सबसे बड़ा इवेंट होता है। तो उसने कभी मुझे रोका नहीं इन चीज़ों के लिए कि आप जाओ, आप आगे बढ़ो। तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट सारे लड़कियां जो होती है ना, इनका माइंडसेट थोड़ा अलग होता है। करेक्ट। तो इनसे आर्ग्यू करना बनता नहीं, तो घर में बहुत सारी चीज़ें जवाब हम लड़ाई झगड़े तो सब घर में होते, हमारे भी होते थे, बट थोड़ा सा समझदारी हम दोनों ने दिखाई एक दूसरे को, तो मैनेज कर लिया मैंने। बट बहुत डिफिकल्ट लाइफ है। साकिब कुमारा में ये टिप देता हूँ कि अभी ऐश कर ले, बाद में पछताए। चलो, तो आपने अभी बता दिया कि किस तरीके से आपने मैनेज किया, बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी थी। एक थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है इस बार, पूछो। जैसे कि हाउ डू यू जस्टिफाई द स्पॉन्सर वीडियो? आपके चैनल पे कैसे आप जस्टिफाई करते हो अगर आप किसी ब्रांड से पैसे ले रहे हो और उसके बारे में वीडियो बना रहे हो, तो कैसे आप जस्टिफाई करते हो उस चीज़ को? देखो, एक सिंपल सा फंडा है जो सबको समझना पड़ेगा। अब किसी भी प्रोडक्ट को हम, बहुत सारी ब्रांड्स के नेचर भी मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप ध्यान से सुनना। अभी मैंने आपको पैसे दिया कि साकिब ये वाला माइक है ना, ये हमने बनाया है, इसको आपको प्रमोट करना है। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी कि आप अच्छा बोलो। अच्छा बोलो। ये एक ब्रांड हो गई। एक ब्रांड। दूसरी ब्रांड एक होती है जिसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, आप इसमें जो ठीक लगे बोलो, पैसे भी देंगे आप, क्योंकि आप प्रमोट कर रहे हो। पैसे इसलिए मिलते हैं कि हमारे पास ऑडियंस है, वो प्रोडक्ट वो हमारे चैनल पे हमारे को मीडियम बनाते हैं ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। अब 2 तरीके की ब्रांड्स मैंने आपको बताया। एक जो ब्रांड है वो बोलती है कि भाई सिर्फ अच्छा ही बोलो, जो हम अग्री नहीं करते, तो इससे कितने कॉन्ट्रैक्ट हमने रिजेक्ट कर दिए। हाल ही में हमने किया है, अब जाने दो, हाल ही में हमने किया है। दूसरा जो यहाँ पर ब्रांड है वो बोलती है सब कुछ अच्छा बोलो, जो ठीक लगता है वो बोलो। इनमें से मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट अगर कोई ब्रांड है वो है मोटरोला। उनको इतना कॉन्फिडेंस है अपने प्रोडक्ट के ऊपर कि वो कभी भी हमें फोर्स ही नहीं करती है, कभी भी नहीं। अगर कुछ उसमें नेगेटिव आया तो नहीं, नहीं, कभी नहीं बोलती, कभी नहीं बोलती। इन्फिनिक्स भी कभी कुछ नहीं बोलता है। क्यों? रीजन, उनको उनके प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है। दूसरी ब्रांड जो होती है ना, वो बहुत दिमाग खराब करती है। जो हमको बोलते हैं कि भाई हम हमारी ऑडियंस को आपसे ज्यादा जानते हैं, इस प्रोडक्ट को हम आपसे ज्यादा, भले आपने इसको बनाया है लेकिन हम आपसे ज्यादा जानते हैं, हम एज अ टेकी हम उसको यूज कर रहे हैं, तो हम उसको जैसा बता रहे हैं हमको बताने दो। ये ब्रांड एज अ
फीडबैक लेती है वो चीज को, नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव वे में लेके कंस्ट्रक्टिव वे में लो तो अच्छा है। तो ये सब प्रॉब्लम होती है, तो फिर हम क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा जो पॉजिटिव बोलता है ना, हम उसको हटा देते हैं, और कुछ पॉजिटिव बात जो उस पर होती है वो हम बोलते हैं, और वो बनता भी है। क्योंकि देखिए, हम किसी से पैसा ले रहे काम करने के लिए, तो हम उसके बुराइयां करेंगे तो डेफिनेटली वो ब्रांड हमें पैसे नहीं देंगे, चले जाएगा। आज यूट्यूब में कौन ऐसा क्रिएटर है जो बहुत बुरा बोल रहा है उस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में और पैसे भी ले रहा है? वो बुरा बोलता होगा लेकिन उसको पैसे नहीं मिलते होंगे। मैं इतना लिख के देता हूँ। ब्रांड एक सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस रखती है कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स आप देखो, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, बुरा नहीं है। जबरदस्ती किसी की बुराई करने का मतलब नहीं है। जो चीज़ अच्छी है हम खुल के बताते हैं, जो चीज़ नेगेटिव है उसके बारे में भी बताते हैं लोगों को, ताकि लोगों को पता चले। जैसे कि अभी एक फ़ोन आया, उसमें पंचोल डिस्प्ले और उसमें एमोलेड नहीं है, 120 हर्ट्ज की IPS है। हम लोग बोलते हैं कि एमोलेड होता तो अच्छा होता। हम बोलते हैं लोगों को समझने के लिए कि आप देखो एमोलेड होता तो अच्छा रहता। तो जो लोगों को एमोलेड चाहिए होता है वो हट जाते हैं वहीं से। जिनको IPS लगता है ठीक है, अब वो फोन उठा के हम तोड़ तो नहीं सकते, फेंक तो नहीं सकते। करेक्ट है। हम अनप्रोफेशनल बिहेवियर करेंगे तो फिर मतलब ही नहीं ना। अगर ये सारी चीज़ें हम करते तो हमारे चैनल पर प्रोडक्ट्स ही नहीं आते, फिर हमको खरीदना पड़ता, फिर उसके लिए वेट करना पड़ता, फिर लोग देखते, तब तक तो बात कहाँ से कहाँ निकल जाती। वाटर ड्रॉप डिस्प्ले होती तो हम बोलते हैं कि देखो पंचोल है तो वाटर ड्रॉप दिया, तो वाटर ड्रॉप दिया तो पंचोल होना चाहिए था। ये सारी चीज़ें हमको बतानी पड़ती है। तो ये जस्टिफाई करने जैसा सीन नहीं है। मतलब ये कैसा है कि हमको ब्रांड से पैसे मिलते हैं, दो तरीके की ब्रांड्स होती है। हम ब्रांड्स को अभी तक तो मैंने इतना एजुकेट किया हूँ, मुझे लगता है कि और शायद किसी ने किया भी नहीं होगा। हर बार मीटिंग में मैं एक ही चीज़ बोलता था कि प्लीज़ हमको हमारे हाल पे छोड़ दो। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आपको डियर स्मार्टफोन ब्रांड करके समथिंग आई थी। बहुत डिटेल में मैंने बताया था कि ब्रांड्स मुझसे कितना नाराज़ थी, सर्टन ब्रांड्स मुझसे नाराज़ थी कि मैं सच्चाई क्यों बोल रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला था कि हम आपको प्रोडक्ट नहीं देंगे। मतलब मत दो, आपकी ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ मेरे पास जो है आज तक जो मैंने बनाया, पैसे वैसा मोर देन इनफ है। मेरे पास मेरी ऑडियंस है, जो उनको जो ठीक लगता है मैं करूँगा। वापस से वो ब्रांड मेरे पास आई, क्यों? उनको पता है कि इसके पास ऑडियंस है, इसके पास ऑडियंस है और ये प्रोडक्ट बता रहा है अपने अच्छे तरीके। तो उनको एजुकेट हमने किया है। प्लीज़ हमारा पीछा छोड़ दो, हमको काम करने दो। आप हर बात में बोलेंगे कि डिस्प्ले में आपने ऐसा क्यों बोल दिया, बैटरी में आपने ये क्यों बोल दिया, तो हम काम कैसे करेंगे? हम टेक रिव्यूअर। अगर ऐसा ही होता तो शाहरुख खान को, रणवीर सिंह को बुला लो, वो तो खड़े रह के यूँ फोटो क्लिक करेंगे चले जाएंगे। कुछ तो टेक में और इन्फ्लुएंसर्स में जो सेलिब्रिटीज में डिफरेंस है ना, वो यही है। हमारे लोग वीडियोस रिव्यूज क्यों देखते हैं? हम एक्सट्रीम टेस्ट करते हैं, सब करते हैं, तो लोग इस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो कॉन्फिडेंस आपको आपके प्रोडक्ट में होना चाहिए, जैसे कि मोटोरोला, इन्फिनिक्स और भी बहुत सारी ब्रांड्स। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है एज ए ऑडियंस, ये हम उस चीज़ को अच्छी तरीके से बताएं और उनके पैसे वेस्ट ना हो, या फिर कुछ ये जो भी चीज़ है वो एक करेक्ट स्मार्टफोन खरीद पाए। यही एक चीज़ है स्पॉन्सरशिप का, मुझे लगता है कि जो हम जस्टिफाई इस तरीके से ही कर सकते हैं। बहुत सारे अभी हाल ही में मैं आपको बताऊँ, मैंने कम से कम 15 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट किया हूँ, 2-3 ब्रांड्स का मैं मिलाकर बोल रहा हूँ, जो मुझे आया था और अच्छा बोलने के लिए बोला था। कुछ ब्रांड तो ऐसी थी कि भाई मुझे लगता है कि मार्केट में आने जैसे है ही नहीं, मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो ये भी एक चीज़ होती है कि हम बताते नहीं, वो चीज़ बताने जैसी है नहीं, लेकिन आज बताने जैसा है तो बता रहा हूँ मैं। ये बहुत सीक्रेट्स है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमको लगता है कि भाई इसका चप्पल पड़ेंगे हमको अगर वीडियो बना देंगे, तो इसलिए हम रिजेक्ट भी करते हैं। खाली पैसे के लिए काम नहीं करते, अभी घर चलाना है, कब के खर्चे देना, तो यार स्पॉन्सर। अभी आप जाते ऑफिस में काम करते 30,000 सैलरी लेते ना, वो मत लो। वही बात है। तो हमको भी ये हमारा काम है, ये हमारी फील्ड है, हम पैसे नहीं लेंगे तो काम कैसे करेंगे? सो यूट्यूब अर्निंग के बारे में आपका कुछ कहना है? ये तो साकिब को भी नहीं पता कि हमारी यूट्यूब अर्निंग क्या है। देखिए, ये सवाल मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, आप लोग ही नहीं बल्कि मेरे खानदान में मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं। मैं बताऊंगा आपको अपने हिसाब से, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि इसको ध्यान रखना हमेशा से। ज़िंदगी में आप कितने भी सक्सेसफुल हो ना, किसी को बताओ मत। आज का ज़माना अच्छा नहीं है। आप कितना पैसा कमा रहे ना, ये मत बताओ कि कौन कैसे नीयत से बैठा। चीज़ को पर्दे में रह तो बहुत। आपसे भी कहता हूँ कि अगर आप कुछ अच्छा पैसा कमाते हैं तो प्लीज़ अपनी सक्सेस को हाइड करिए, वरना ये चीज़ आपको बहुत नुकसान करेगी। कौन कैसा बैठा है हमको नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी अपने हिंट दे देता हूँ कि महीने के मैं 2 iPhone 14 Pro Max या इधर 3 iPhone 14 Pro Max अपने यूट्यूब अर्निंग से ले सकता हूँ। एस्टिमेटेड आप लगा लीजिए। और स्पॉन्सरशिप का तो अलग ही मामला है, वो यूट्यूब से कंपेयर ही नहीं कर सकते, उसका थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, तो वो हमारा ऐसा है। तो यही एक चीज़ है। बाकी तो इस चीज़ को अभी इसके बाद ख़त्म ही कर देना कि आज के बाद मैं अपनी कभी अर्निंग की बात ही नहीं करूँगा, जितना हो उतना अच्छा। तो आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे अभी अपकमिंग यूट्यूबर्स के लिए? देखिए, यूट्यूबर्स में अगर आपके पास कुछ पैशन है, जैसे कि अभी मैं टेक यूट्यूबर हूँ, आपने मुझे देखकर टेक यूट्यूब चैनल चालू कर दिया टेक का लेकर, तो मतलब नहीं। मेरा एक दोस्त है जो मेरा फ्रेंड है बचपन का, मुझे देखकर उसने टेक का चैनल स्टार्ट किया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है। मैं बोला तू क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, तेरी फील्ड क्या है? बोलता मैं प्रोफेसर हूँ।
मैंने बोला तू एक काम कर, तो ऐसे फ्री एजुकेशन स्टार्ट कर दे, छोटे छोटे बच्चों को घर से बैठ के पढ़ा, तो तेरे को मजा भी आएगा। तो उसको समझदारी आई तो बोला हाँ मैं ऐसे करूंगा, तो उसने वैसे कुछ स्टार्ट किया। तो आपको जो चीज़ पसंद है आपको वही करना है, दूसरे का देखकर कुछ नहीं करना है। आपको पेशेंस रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अभी मेरा एक और कजिन है, मेरा देख के पूरे मेरे खानदान में सबने यूट्यूब चैनल बना लिया। अरे बोले ये यूट्यूब पे बहुत पैसे कमा रहे घर बैठे बैठे। मेरे को एक लड़का मेरा बचपन का दोस्त मेरे को मिला था गली में, और अरे यार तू तो यार घर बैठे बैठे पैसे कमा रहा है यार, तेरे को तो बहुत आराम है। बोला हाँ मेहनत तो किया नहीं मैंने, घर में एटीएम लगाया, खाली बटन दबा तो पैसे बाहर आ जाते हैं। तो ये सब तरीके से लोगों को गलत फहमी होती है कि यूट्यूब में काम करता है तो घर बैठे बैठे तो कुछ भी कर रहा है, मेहनत तो है ही नहीं। तो आपको पैशन रखना है, पेशेंस रखना है, और जो आपका हुनर है उस पर आपको फोकस रखना है। मेरा एक कजिन मेरे को 3 महीने में मैसेज करके बोलता है कि मैंने चैनल क्रिएट किया। उसने ऐसे ही नॉर्मल चैनल क्रिएट किया, लाइफस्टाइल कुछ भी करता है। 3 महीने में बोलता है मेरे को पैसे नहीं मिला। बोला तेरे को 3 महीना हुआ है, मैं 1.5 साल बाद इधर यूट्यूब में पैसे कमाने के स्टार्ट किया, तेरे को उतना भी पेशेंस नहीं है। तो पेशेंस बहुत जरूरी है इसके अंदर। तो ये मेरी टिप है कि पेशेंस रखिए, काम करिए, फोकस करिए अपने जो काम आपका है। और हमारा यूट्यूब क्रिएट चैनल वाला वीडियो का लिंक यहाँ पर देता हूँ, उसमें सब कुछ बताया, उससे पता चलेगा। सो एनी कोलैबोरेशन प्लान फॉर फ्यूचर? देखिए कोलैबोरेशन तो मैं मायूस हो जाता हूँ, क्योंकि आजकल ऐसे कोलैब्स होते हैं कि वन साइडेड कोलैब्स में बिलीव नहीं करता हूँ। भले ही सामने वाला कितना भी बड़ा क्रिएटर क्यों ना हो, और वो राजी हो तो ही काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी से कोलैब कर रहा हूँ, उसके 2-3 करोड़ सब्सक्राइबर्स है, मैं भी यही एक्सपेक्ट करूँगा कि वो मुझे अपने चैनल पर भी लेके जाए, ताकि उससे मुझे और ग्रोथ मिले। जो है फैक्ट बता रहा हूँ, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं, सब कुछ लालच रहता है। मैं भी यही चाहूँगा कि मेरे साथ भी कुछ वैसे ही हो, क्योंकि मैं अपने चैनल पर उसको लेके आ रहा हूँ। हाँ भले लोग इज्जत दे रहे, व्यूज मिल रहा है, तो उसके साथ कोलैब क्या है, बड़ा आदमी यार। हाँ, लेकिन भाई उसका क्या, उसको कम से कम एक कम्युनिटी पोस्ट करना चाहिए, एक ट्वीट करना चाहिए, स्टोरी। मैं गया था पिंक विला में, पिंक विला का अवार्ड मुझे मिला। मुझे 3 अवार्ड मिले थे, जो मुझे कभी जिंदगी में नहीं लगा कि मुझे मिलेंगे, लेकिन मिल गया। और अच्छा हाँ, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे याद आता है कि आपको फर्स्ट अवार्ड मिला, तो आपकी किस तरीके का आपका रिएक्शन? नहीं, मुझे जेन्युइनली नहीं पता था। ये सारे अवार्ड्स जो होता है ना, ये यूट्यूब के स्पेसिफिकली अगर बोलूँ तो ये खरीदे नहीं जाते। बॉलीवुड में खरीदे जाते हुए, बट यहाँ खरीदे नहीं जाते। यहाँ पर आपके चैनल की हिस्ट्री देखी जाती है। मुझसे करोड़ों में आगे लोग सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हुए, वो नॉमिनेट हुए थे मेरे साथ में। और पिंक विला में जब मेरा अवार्ड का नाम आ रहा था, तो पीछे से लोग जय कपूर चिल्ला रहे थे, उसका भी, और उसके बंदे लोग आए थे पीछे। तो मैं बोला ठीक है ना, कोई बात नहीं, उसको मिल गया तो अच्छी बात है, एक ही बात है ना, कोई बात नहीं, हम इतने दूर आए, सबसे मिल लिए के कम्युनिटी के। हाँ, और अचानक से टेक्नो रुएस बोली तो मेरे को एकदम रोंगटे खड़े हो गए, मेरे घबराहट हो गई, दिल की धड़कनें तेज हो गई। और वो मेरी लाइफ का पहला अवार्ड था। पिंक विला के अंदर मुझे बहुत सारे क्रिएटर्स मिले, बीबी के वाइन से, मुंबई का निखिल है, मुझे हर्ष बेनीवाल है, आशीष तो मुझे बहुत अच्छे से जानता है, आशीष चंचलानी, और मुझे फुकरा इंसान का भाई है ना, वो ट्रिगर इंसान, वो, और भी बहुत सारे सबसे मिला, इतना अच्छा लगा मुझे। और अपार शक्ति खुराना और आयुष्मान खुराना का, उससे भी मेरी काफ़ी अच्छी बात हुई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों के बीच में जाकर के, भाई मुझे इतनी वैल्यू मिली। तो बट उसमें से भी मुझे एक चीज़ ये कि मैं किसी से भी कोलैब करने की एक किया था मैंने, थगेश के साथ में कोलैब, थगेश के साथ में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थगेश भी कुछ करता मेरे लिए, बट उन्होंने कुछ किया नहीं, मुझे वो थोड़ा बुरा लगा। बाकी तो ठीक है, लेकिन इसलिए मैंने एक्सपेक्टेशन बंद कर दिया। कोलैब में सिर्फ 1-2 साइड हो तो कोलैब में बिलीव करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और अगर इंडिया में अगर आप मुझसे ये पूछ ले कि भाई आगे का पूछने से पहले मैं ही बोल देता है कि कोई टेक क्रिएटर अगर किसी के साथ मुझे कोलैब करना हो, तो मैं मनोज के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। टेक्नोलॉजी ज्ञान मेरा दोस्त है बहुत खास, मुझे लगता है कि मैं बहुत मस्ती कर सकता हूँ। जब मेरे साथ पॉडकास्ट करेगा ना, बड़ा मजा आएगा। टेक बार बहुत जेन्युइन बंदा है, टेक बर्नर अच्छा बंदा है। और ट्रैकिंग टेक से भी मैं कोलैब करने के लिए रेडी हूँ। जितने भी जो टेक क्रिएटर्स, जो मेरे फेलो टेक क्रिएटर्स है, मुझे किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कोलैब करने के लिए। मैं सबको इनवाइट कर सकता हूँ अपने पॉडकास्ट में, जो भी आए बात करेंगे, सब मुझे सीखने मिलेगा, कुछ नई चीज़ें लोगों को देखने मिलेगी। तो ये मेरा मानना है कि ये क्रिएटर्स जिनके साथ कंफर्टेबल फील करूँगा, मैं आपको बता दिया। तो मेरा ये शायद से लास्ट क्वेश्चन रहेगा। थैंक यू साकिब, इतना लंबा पॉडकास्ट मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा। सो अभी आपका क्या फ्यूचर प्लान है और रिटायरमेंट प्लान क्या है? मेरा फ्यूचर प्लान यही, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ अभी 33 ईयर्स की एज है मेरी, 7 साल और काम करूँगा, 40 साल तक अगर ज़िंदगी रही तो 40 साल तक काम करेंगे और छोड़ दूंगा मैं यूट्यूब। मैं हो सकता है किसी को बिठा दूँ अपने चैनल के, तुमको तो नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि 50 बार में आदमी जो बंदा इधर बैठा है ना, ये हंस रहा है दांत दिखा कर, ये सब काम उल्टे करता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 7 साल बाद जो है वो
छोड़ दूंगा और प्रॉपर्टीज वगैरह लेकर बैठ जाएंगे। बस ये अपना रिटायरमेंट प्लान है। आगे का भरोसा नहीं, यूट्यूब में कुछ भी हो सकता है, गाइडलाइंस पॉलिसी चेंज हो जाए, तो हमें सोचना पड़ता है। आप जिधर भी जॉब करते हैं ना, उसकी सिक्योरिटी नहीं रहती है, आपको सिक्योर खुद बनना पड़ता है, सिक्योर करना पड़ता है। वो मेरा मानना है। अभी भी टाइम है मेरे पास, थोड़ा 5 साल 7 साल लगता है, 40 ईयर्स का हो जाऊंगा जब मेरी एज रहेगी और मैं जिंदा रहा, फिर मैं वर्ल्ड टूर पे निकल जाऊंगा, ऐसा लगता है मेरे को, और फिर मैं रिटायरमेंट ले लूँगा वहाँ पर। सो कुछ इस तरीके से सीक्रेट्स और रोहित के फ्यूचर प्लान्स और कंट्रोवर्सीज और डेडिकेशन, सारी चीज़ें हमको इस पॉडकास्ट में पता चली है और सुनने मिली है खुद रोहित से, जो कि किसी को भी नहीं पता थी। आज सब चीज़ रिवील हुई है। तो यही साकिब को एंड करने नहीं आ रहा था, यही इसीलिए हमारा जो हमने इस पॉडकास्ट को क्रिएट किया है। उम्मीद करता हूँ आज आपको जो चीज़ पता चली होगी वो अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिली होगी। तो बहुत लंबा पॉडकास्ट हो गया, जल्दी से आउटरो देखिए खत्म करते हैं। दोस्तों लाइक करिए, सपोर्ट करिए, नेक्स्ट पॉडकास्ट का एपिसोड और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहना और जो भी राय है कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।